हेलो दोस्तों, आप लोग का अर्थ क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आप लोग इसको खूब अच्छे तरीके से देखिएगा। बिल्कुल ये 100% गारंटी देता हूँ कि निश्चित समझ में आएगा। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, अगर कुछ कमी भी रहेगा तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आने वाले क्लास में इससे बेहतर करने का कोशिश करेंगे। चलते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग किसी भी दो कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं या दो एलिमेंट को रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह है, दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक होता है फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखो, भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ का परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। हम लोग को सीधा याद रखना है कि भौतिक अवस्था क्या होता है। भौतिक अवस्था को हम लोग पुनः वापस कर सकते हैं। जो चीज हम लोग बना दिए हैं उसको दोबारा वापस ला सकते हैं, उसी को हम लोग भौतिक अवस्था बोलेंगे। इससे भी अगर याद नहीं रहेगा तो सीधा हम लोग को याद रखना है, जो हम लोगों को मिल जाए उसे भौतिकी कहते हैं और जो नहीं मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ भी चीज हम लोग बनाने का स्टार्ट करेंगे कि जो बनाने के बाद वापस आ जाता है उसे भौतिकी और जो नहीं वापस आया उसको रासायनिक। अब देखते हैं दोनों परिवर्तन में कैसे कैसे अंतर होगा। दोस्तों, देखना है कि भौतिक परिवर्तन में देखना है भौतिक परिवर्तन में जैसे मान लेते हैं ये मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। क्या है ये? मोमबत्ती जल रहा है। क्या जल रहा है? और इसका लौ धीरे धीरे क्या हो रहा है? गिर रहा है। ये क्या है? मोमबत्ती है। अच्छा देखो, ये मोमबत्ती अभी क्या हो रहा है? ये जल रहा है और जल के सारे हम लोग मोमबत्ती जलाए हैं। मोमबत्ती जलने के बाद यहाँ बहुत सारा इसका कण जो है जमा हो जाता है। और इस कण को हम लोग बच्चा में बहुत बनाए थे। सबको पता होगा कि ये जितना नीचे गिरता है फिर उसको हम लोग एक बार गर्म करके और फिर इसको मोमबत्ती के रूप में वापस बना सकते हैं। एगो बीच में धागा दे देंगे और फिर इसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये फिर दोबारा प्राप्त हो गया। तो दोबारा जो चीज प्राप्त हो जाएगा जलने के बाद भी तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। इसके अलावा अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन में और कुछ लेते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही, सबको पता होगा कि दूध से दही बनता है कि दही से दूध बनता है। इतना बात सबको पता होगा कि दूध से दही बनता है। अब तुम लोग को जबरदस्ती हम बोलेंगे कि दही से दूध बना, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है तो ये केमिकल परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए? अच्छा, उसके बाद देखिए, ये क्या है? ये केमिकल है। अभी हम लोग को दिख रहा है ये क्या है? केमिकल है। केमिकल है। ये सारे सारे केमिकल को हम लोग जो एक बार बना देंगे फिर दोबारा उस अवस्था में हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसको। इसलिए ये सारा सारा भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद देखते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद अब वही जो जो आज हम लोग खाए हैं भोजन को फिर कल बोलेंगे दिखाओ वापस लाओ, तो हम लोग ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि पेट में जाने के बाद वह भोजन केमिकल यानी रासायनिक में परिवर्तन हो जाता है और फिर वो निकल जाता है और फिर उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको हम लोग वापस ला सकते हैं, कुछ भी खोने के बाद वापस ला सकते हैं। और रासायनिक क्या होता है? वापस नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण हम लोगों को देखना है। रासायनिक परिवर्तन का गुण क्या है? पहला गुण है कि इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उनके गुण में चेंजिंग होगा। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम पहले बता दिए हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है फिर उसको जिस अवस्था में था उस अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं। अच्छा, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो है ये बिल्कुल तरीका से अस्थायी परिवर्तन होता है, जो एक बार हो गया ये फिर चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लोग अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। अभी बताए थे कि दूध से दही बनता है, पहले दूध था, नया पदार्थ क्या बना? दही बना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग के मन में और कुछ होता होगा तो कमेंट में जरूर करिएगा। उसके बाद दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखना क्या है? लोहे पर जंग लगना। आप ही लोग बताइए कि जब लोहा पर जंग लगता है तो क्या लोहा पूर्ण अवस्था में पहले जिस अवस्था में नया लोहा था उस अवस्था में आ जाएगा? नहीं आएगा, ये बात सबको पता है। जब नहीं आएगा उस अवस्था में इसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए लोहे में जंग कब लगता है? जब लोहा वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना। जब लोहा वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अंगूर के रस का किण्वन, भोजन का पकना। अब देखिए भोजन हम लोग के घर में प्रत्येक दिन बनता है, हर एक प्रकार का बनता है, दाल चावल सब्जी अगर कुछ भी बने, ये क्या होता है? भोजन का पकना। वो क्या? भौतिक अवस्था में। अब देखिए हम लोग आटा से रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, बहुत सारी चीज बनाते हैं, चावल भी बनता है, दाल भी बनता है। जो दाल बनता है या सब्जी बनता है फिर हम बोलेंगे जिस अवस्था में दाल था उसी अवस्था में दिखाओ। कभी संभव है? वापस आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए बताया गया कि भोजन का पकना भी हम लोगों का रासायनिक परिवर्तन होता है। अच्छा, हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल याद रखना है। हम जो शोषण करते हैं ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? तो हम लोग श्वसन में हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन को भी ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं और CO2 भी लेते हैं। ये तीनों प्रकार का गैस मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद हम लोग CO2 को रिलीज करते हैं, वापस कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसके कारण इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। फिर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? देखिए क्या करना है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है, या जब कोई अभिक्रिया संपन्न होते हैं तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। देखिए अब वो चिन्ह कौन सा है हम बताएंगे। अब देखिए पहला इसका क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। वो जैसे कि चेंज होगा, पहले क्या था, पहले क्या बन जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा। उसके रंग में परिवर्तन होगा, गैसों का निष्कासन होगा और ताप में परिवर्तन होगा। निश्चित बात है ताप में भी परिवर्तन होगा। अब देखिए ताप में परिवर्तन कैसे होगा? मान के चलिए
ये मेरा एक पात्र है, इसमें हम लोग क्या दे दिए हैं, पानी दे दिए हैं, क्या दे दिया है, पानी दे दिया है। और यहाँ से इसको हम लोग क्या कराएंगे, हीट करवाएंगे। हीट करेंगे, देखिए जब तक इसमें ताप बढ़ेगा नहीं तब तक यहाँ ये हम लोगों को क्या करेगा, ये भाप यानी कि वाष्प नहीं देगा। जैसे जैसे ताप हमें हम लोग वृद्धि करेंगे तो इसका भी उसमें क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। आगे फिर देखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये भी वीवीआई है, सब लिख लेना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सबको पता है मैग्नीशियम रिबन के बारे में, सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो अगला जो टॉपिक होगा या वीडियो बनाएंगे हम, फिर उसमें मैग्नीशियम रिबन को दिखाएंगे। मैग्नीशियम रिबन यहाँ अवेलेबल है, प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है, बट इस जगह अभी नहीं है, थोड़ा लाने में हमको टाइम लगेगा, इसीलिए अभी नहीं दिखा सकते हैं। देखिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जाता है। किस चीज को, रासायनिक समीकरण को। अब देखिए मैग्नीशियम का संकेत सबको पता है कि Mg होता है, क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का संकेत सबको पता है, क्या होता है, O होता है, क्या होता है, O होता है। लेकिन यहाँ हम O सिर्फ नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। और जब ये रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाएगा। इसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इधर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। इधर वाले भाग को अभिकारक बोलते हैं। देखो ये जो एरो है इसके बायां साइड जितना होता है जो भी हम लोग लिखेंगे उसको अभिकारक बोलना है। इधर वाले को उत्पाद या प्रतिफल बोलना है। क्या बोलना है, उत्पाद या प्रतिफल। अच्छा आप देखते हैं फिर आगे। देखिए अभी जस्ट हम लिखे थे समीकरण, वही समीकरण यहाँ लिखा हुआ है। Mg + O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये वाला अभी जस्ट बताएं क्या है, अभिकारक है। और ये वाला क्या है, प्रतिफल, या इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। आगे चल के ये वर्ड काम में आएगा, इसके ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के 2 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होता है, 2 भाग होता है, अभी जस्ट बताएं। एक होता है अभिकारक, दूसरा क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक किसको कहते हैं, समीकरण के एरो के बाएं साइड जो लिखा रहता है उसे को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और दाएं साइड जो लिखा रहता है उसको प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक क्या होता है इसको देखिएगा, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग अभिकारक बोलेंगे। जैसे मान के लीजिए कहीं कोई 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, तो उस झगड़ा में कितने लोग ने भाग लिया, 2 व्यक्ति भाग लिया, तो उसी को हम लोग अभिकारक बोलेंगे जो भाग ले रहा है। देखिए ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में समझा रहा है कि हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब देखिए दूसरा बात, उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये डाल रहा है, डालने के बाद देखिए यहाँ इसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ। यही कलर चेंज हुआ, अभिकारक क्या था, उत्पाद कुछ नया बनता है। उत्पाद में हम लोग कुछ नया बनाते हैं। जैसे MgO उत्पाद है, जो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ क्या बना, MgO बना। फिर आगे देखते हैं क्या है।
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो पढ़ा ही रहे हैं। देखिए ये सबको पता है क्या क्या है, सबको पता है, ये बीट है, सबको पता है। इसमें सारे क्या क्या है, बीट है, देखिए ये बैगन है, कुछ कुछ चीज को हम जानते हैं, खीरा है, ये सब क्या है, सलाद का चीज है, आप लोग खाए होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब रासायनिक समीकरण को लिखना, हम लोग कैसे रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, इसके लिए क्या करना है, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है और इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर, अभी जस्ट हम बताए थे, मान लीजिए मेरा ये तीर का निशान हुआ और इसके बायां ओर ये वाला भाग हुआ, बायां ओर कौन वाला भाग हुआ, इधर हुआ, और दायां वाला भाग ये, इसको क्या बोलेंगे, एल एच एस बोल सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, और ये क्या है, आर एच एस बोल सकते हैं, बायां भाग और दायां भाग। अब देखिए, अब एलएचएस में क्या होता है, अभिकारक जो होता है, अगर दो गो एलिमेंट लेंगे तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। देखिए अभी जस्ट बताए हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए, यहाँ लिखे हैं जेडन, जेडन से जिंक होता है, H2SO4 यह हाइड्रोजन सल्फेट होता है, ये एरो है, और दोनों को रिएक्शन करवाए क्या बना, ZnSO4 दोनों मिल गया और H2 को बाहर कर दिया, किसको बाहर कर दिया गया है, H2 को बाहर कर दिया गया है, किसको, H2 को। हमेशा एक बात हम लोगों को याद रखना है, जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, वही दोनों एक यौगिक बनाता है। आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। आप लोग याद रखिएगा, ये न्यू वर्ड है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं, लेकिन अभी तक कंकाली समीकरण कहीं कोई चर्चा नहीं, अभी तक कहीं कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है, इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा। आप लोग जो जानते हैं संतुलित और असंतुलित, वही दो चीज पढ़ के जाना है। अब देखिए, कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब हम लोग समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे, अभी तक तो समीकरण लिखने के लिए सीखे थे। अब देखिए, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कहता है, ना तो किसी भी पदार्थ का क्या होगा, विनिमय होगा, ना तो उसका ह्रास होगा। कहता है कि तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों का परमाणु समान हो सके, और ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण बोलेंगे। जब एरो के दोनों साइड अणुओं की संख्या समान हो जाएगा तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच बंध का बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इतना बात सबको पता होगा। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, कितने प्रकार से होता है, पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, फिर होता है विस्थापन अभिक्रिया, और फिर होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर होता है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो एक एक अभिक्रिया को हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल एक एक अभिक्रिया समझ में आएगा आप लोग को। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए देखिए सूत्र क्या लिखा है, मान के चलते हैं, अभी पता होगा कि ये अभी हम लोग पढ़े हैं, अभिकारक इधर वाला होता है, इधर वाला उत्पाद होता है, ठीक ना। क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक से, मतलब कि अभिकारक में दो से या अधिक भी यौगिक हो सकता है। यौगिक बोलते हैं फॉर्मूला को, याद रखिएगा। जैसे देखिए CaO, एक कोई यौगिक हो गया, H2O हो गया, ये दोनों यौगिक आपस में अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इतना भी याद नहीं रहेगा तो सिंपल तरीका में याद रखना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ये बायां साइड दो यौगिक लेगा, याद रखिएगा। बायां साइड निश्चित है, 100% है, दो यौगिक रहेगा, और एरो के दायां साइड एक के गो बनेगा। क्या को बनेगा? ए गो बनेगा, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा बात क्या याद रखना है, इसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको बुझा हुआ चूना और इसको चूना बोलते हैं। अब देखिए चूना के बारे में सबको पता होगा, सबके घर में यूज होता है। पहले के समय में सफेदी करता था, दीवार पर लेता था। देखिए आप लोग देखे होंगे, ये क्या है? अब देखिए परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकर्मक हैं और एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एकल्ले उत्पाद में बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाया। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Ca होल ट्वाइस, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हम लोग घर में दीवार पर जो सफेदी करते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, यह भी याद रखना है। कैसी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार पर पुताई की जाती है तो यह वायु में उपस्थित क्या लेता है? वायु में क्या उपस्थित रहता है? सबको पता होगा, CO2। क्या उपस्थित रहता है? CO2। तो उससे अभिक्रिया कर लेता है। तो CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट एक पतला परत बनाता है और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। और इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार है और दीवार में चिपक जाता है और दीवार की सुंदरता बढ़ जाती है। आगे देखते हैं फिर। देखिए यही है मेरा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये मेरा जल है, जल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये चूना है, दीवार पर करने वाला चूना। अच्छा उसके बाद देखिए आप लोग याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम बता रहे थे। उसका एग्जांपल अभी और देखते हैं। कोयले का जलना, आप लोग को सबको पता होगा, कोयला के बारे में सभी लोग जानते हैं। कोयला क्या होता है? जानते हैं कोयला के बारे में? कोयला जानते हैं, चलिए ठीक है। कोयले का जलना, उसके बाद जल का बनना, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, जंग का लगना। अभी जस्ट हम बताए थे, आप लोग को बताइएगा कि कोयला जब हम लोग जला देते हैं तो फिर कोयला को वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और ये कौन सा परिवर्तन हुआ आप लोग को बताना है, अभी हम नहीं बताएंगे। उसके बाद देखिए जल का बनना, जो जल बन गया फिर बर्फ में भी चल सकता है वो जल। जल से हम लोग बर्फ बना लिए हैं, बर्फ से जल बना लिए हैं। इसको हम लोग दोनों अवस्था में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का संकेत S होता है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बन गया।
अच्छा देखिए, जल में H2O2 बना क्या मेरा, जल। एक बात याद रखिएगा कि अभिक्रिया लिखने के बाद हम लोगों को संतुलित भी करना पड़ता है। तो संतुलित कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हमेशा H2 रहता है, यहाँ O2 रहता है, और यहाँ H2O जल होता है। देखिए यहाँ मेरा O क्या गो है, 2 गो है, यहाँ H क्या गो है, 4 गो है, इधर H क्या गो है, 2 ये गो है, यहाँ भी इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे, तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। आप लोग को संतुलित करने के लिए भी सिखाएंगे। ये टॉपिक मेरा छूट गया, ज्यादा एग्जांपल आप लोग को हम नहीं दे पाए, थोड़ा देख लेते हैं संतुलित समीकरण को, उसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, समीकरण को संतुलित करने के लिए आप लोग को सीखना है। देखिए पहला समीकरण है H2 प्लस Cl2, सॉरी एक मिनट पहले लिखने दीजिए हमको। संतुलित समीकरण, देखिए पहला क्या लेंगे, H2 प्लस Cl2। अब देखिए यहाँ उत्पाद में क्या बनेगा, HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब इसको हम बता रहे हैं संतुलित करने के लिए, कैसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों साइड देखना है, एरो के दोनों साइड बायां दायां दोनों देखना है। इधर मेरा देखिए H कितना है, 1 गो है, क्या गो है, 1 गो है। इधर H देखिए क्या गो है, 2 गो है। तो दोनों साइड H मेरा 2-2 होना चाहिए। तो यहाँ हम 2 कर दिए, इसके आगे 2 लगा दिए। जब भी कोई भी अंक हम लोग लगाएंगे तो आगे लगाना है, कहीं पीछे नहीं लगाना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ जब 2 लगाए तो यहाँ 2 लगाने के बाद हम लोग क्या परिवर्तन देखते हैं, ये 2 से सब गुना हो जाता है, H भी गुना होगा, Cl भी गुना होगा। तो H कितना हो गया, 2 हो गया, और Cl भी 2 हो गया। तो यहाँ देखिए इस साइड मेरा Cl 2 दिया हुआ है, तो इसलिए ये समीकरण संतुलित हो गया। फिर अगला समीकरण देखते हैं, H2 प्लस O2 H2O। आप लोग बताइए इसको संतुलित करके कैसे करेंगे। सेम रूल फॉलो करना है। यहाँ देखिए मेरा क्या गो है, H 2 गो है, कितना है H, 2 गो है, इधर भी H 2 गो है। अभी देखिए दोनों साइड H मेरा बराबर है, इसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ देख रहे हैं O मेरा क्या गो है, 1 गो है, और यहाँ क्या है, 2 गो O है। तो O मेरा अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ जब O 2 गो है तो यहाँ भी O मेरा 2 होना चाहिए। तो कभी यहाँ 2 हम लोग नहीं लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। 2 कहाँ लगाएंगे, हम बताए हैं जब भी लगाएंगे आगे लगाएंगे 2 को। जब 2 को आगे लगा दिए तो H मेरा 4 हो गया, और ये 2 यहाँ जुड़ जाएगा, O कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए जब H 4 हुआ तो यहाँ भी हम लोगों को H के सामने 2 करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों साइड आप लोग बराबर हुआ या नहीं हुआ, देखिए H 4 हो गया, यहाँ O कितना हो गया, 2 हो गया। इधर देखिए H 4 हुआ, वो 2 से गुना करेंगे 2 हो गया, दोनों साइड मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। ये समीकरण मेरा संतुलित समीकरण है। अच्छा उसके बाद और देखते हैं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगला समीकरण देखते हैं। Na प्लस Cl गिव्स आउट NaCl। ये बताइए आप लोग कर सकते हैं इसको संतुलित, बताइए। अभी जस्ट हम बताए हैं, करिए इसको, कुछ नहीं है इसमें। हम लोगों को देखना है कि Na इधर कितना है, 1 है, नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, याद रखिएगा। इधर भी Na नहीं कुछ है तो 1 है, दोनों दोनों Na क्या है, बराबर है। यहाँ भी Cl नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी Cl नहीं कुछ है तो 1 है।
तो दोनों देखते हैं, दोनों साइड बराबरी है, तो यह समीकरण मेरा क्या है, संतुलित है। याद रखिएगा, समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कौन समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। और 2 नंबर में पूछता है संतुलित करने, समीकरण लिखा हुआ रहेगा, आप लोग को संतुलित करना है। ये 2 टाइप से पूछता है, एक तो लिखा हुआ रहता है, एक खुद लिखना पड़ता है, वो हिंदी में लिखा रहता है क्वेश्चन। देखते हैं कैसा लिखा रहता है। क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इधर दिया रहेगा जल। ये भी क्वेश्चन पूछता है और आप लोग को इसको लिखना है और संतुलित करना है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का संकेत सबको पता है H2 होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, ये होता है जल, सबको पता है कि H2O होता है। इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, देखिए यहाँ H क्या गो है, 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, यहाँ O क्या गो है, 1 गो है, यहाँ O क्या गो है, 2 गो है। तो इसके आगे 2 कर देंगे, H कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। इस प्रकार से भी पूछा जाता है। अभी आप लोग को देते हैं, इसको आप लोग संतुलित करके रखिएगा। Zn प्लस SO4 ZnSO4, इसको करिएगा। दूसरा है C प्लस O2 CO2। तीसरा है Mg प्लस Cl2 MgCl। अगला देते हैं, HCl H2Cl। एक और देते हैं, C6H12O6 CO2 H2O। ये सारे बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।